नमस्कार साथियों, डिसेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राजनीति में उनका क्या योगदान रहा और कहाँ से हमारे जो क्वेश्चंस परीक्षा में डिजाइन होते हैं वो। तो चलिए आइए बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी का एक बार हम देखते हैं इनका युग कौन सा है। तो गांधी जी का जो युग है ये युग साथियों 1917 से लेकर 1947 तक है। कई बार इनके क्या है पर्सनल इंफॉर्मेशन के जो क्वेश्चन है वहां से भी आपका प्रश्न बनता है। जैसे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। पोरबंदर गुजरात में हुआ। फैक्ट है, इन फैक्ट्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और साथियों इनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी। हाँ, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अब हम शुरू करते हैं। देखो, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जी की जब उम्र मात्र 13 वर्ष थी, तो 13 वर्ष के कब हो जाएंगे 1869 में आप 13 जोड़ लो तो ये आपके हो गए 82। इसका मतलब 1882। 1882 में 13 वर्ष की उम्र में जब कस्तूरबा गांधी की उम्र भी कितनी थी 13 वर्ष, तो पढ़ाई के दिनों में ही इनका क्या विवाह हो गया था। ये तो है 1882 तक की घटना। इस घटना के बाद में हम देखते हैं कि 1889 और से 91 बैरिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए ये इंग्लैंड चले गए। ये बैरिस्टर वकालत करने के लिए कहां चले गए? इंग्लैंड। ये इंग्लैंड चले गए और 1889 से 1891 तक इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वहां से ये लौट के वापस आते हैं। तो वहां से ये लौट करके आते हैं 1891 में। और जो ही छात्रों ये 1891 में आए तो 1892 में इनकी मुलाकात एक व्यापारी था और उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। उनसे इनकी मुलाकात हुई। दादा अब्दुल्ला से जब ये मिले, दादा अब्दुल्ला इनसे मिले कि अफ्रीका में उनका कोई व्यापारिक केस है, उसको महात्मा गांधी जी देखें और अपने ज्ञान का उसमें क्या है उपयोग करें। तो गांधी जी 1893 में यहां से अफ्रीका के लिए चले जाते हैं और जब अफ्रीका ये पहुंचे, दक्षिण अफ्रीका, तो इन्होंने वहां ये देखा कि किस तरह से जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश जो लोग हैं, वो काले गोरे का भेद बनाए हुए हैं। और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण गांधी जी ने वहां देखा जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका में ये डरबन से प्रिटोरिया, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा पर थे रेलगाड़ी में तब। और डरबन से प्रिटोरिया में ये मिट्सबर्ग की बात है। तो यहां पर क्या है कि फर्स्ट क्लास जो डिब्बा था
अपार्टमेंट, उसमें से गांधी जी को निकाल दिया गया और इसको रेल कांड के नाम से भी जानते हैं। काले गोरे का भेद ज्यादा था। इसके बाद में ये जब स्थिति इन्होंने देखी तो ये दक्षिण अफ्रीका में ही रह गए और इन्होंने फिर 1894 सबसे पहली बार ये स्थिति इन्होंने वहां देखी और इन्हें बड़ा आहत हुआ और गांधी जी ने फिर ये प्रण लिया कि गोरे काले का जो भेद है इससे निजात एक ना एक दिन हमें लेनी है, और वो भी सत्याग्रह के माध्यम से, यानी कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के। 1894 में गांधी जी ने अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस, तो यहां से आपके प्रश्न बनते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और ये सारा का सारा जो राजनीतिक कार्यक्रम है इनका, ये पूरा का पूरा कहां पर है? साउथ अफ्रीका में है, जो भारत में आने के बाद में इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसके लिए एक आधार तैयार होता है। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इन्होंने यहां 1903 में द इंडियन ओपिनियन नाम का एक समाचार पत्र इन्होंने निकाला। एक समाचार पत्र इन्होंने निकाला, द इंडियन ओपिनियन। ये भी कहाँ की बात है? ये भी आपके साउथ अफ्रीका की ही बातें चल रही हैं। तो इनके जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो कई बार इनकी महात्मा गांधी जी का जो जन्म है, इनकी पढ़ाई है, तो बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए गए थे, तो इनकी पढ़ाई में से भी प्रश्न बनता है, इसके जन्म और परिवार से भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न आपके यहाँ भी बनता है कि 92 में इनको कौन दक्षिण अफ्रीका लेकर के गया? तो दादा अब्दुल्ला। 1893 में जो ये रेल कांड जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है, डरबन से लेकर के प्रिटोरिया। 94 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए। 1930 में इन्होंने द इंडियन ओपिनियन नाम का जो समाचार पत्र है वो इन्होंने प्रकाशित किया, अफ्रीका में ही रहते हुए। इसके बाद में इन्होंने 1904 में इन्होंने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की और इसके बाद इन्होंने 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी के जीवन काल में सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा है, तो आपका जवाब रहेगा दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। लेकिन अगर भारत में इनका पहला सत्याग्रह का प्रयोग पूछते हैं तो वो 1917 में है, चंपारण का सत्याग्रह। तो ये पहला इन्होंने जो प्रयोग किया ये दक्षिण अफ्रीका में किया है। इसके बाद में इनकी 1906 में एक बहुत फेमस किताब आती है, एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, जिसका नाम है हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज किताब को लिखते समय ये वहां लियो टॉल्स्टॉय की किताबें पढ़ रहे थे और उनसे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो ये रहा इनका 1909 तक का जो सफर है और जो इन्होंने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए एक आधार तैयार किया साउथ अफ्रीका में रहते हुए। अब महात्मा गांधी जी भारत आए, तो इनका भारत जो आगमन होता है, ये भारत आगमन इनका 9 जनवरी 1915 को होता है। अब चूंकि इन्होंने राजनीतिक आधार तो वहां तैयार कर ही लिया था, इनकी किताब और समाचार पत्र के माध्यम से राजनीतिक रूप से चर्चा में तो थे, इसलिए भारत के लोगों में बड़ी खुशी का दौर था कि महात्मा गांधी जी भारत आ रहे हैं। तो इनके आगमन के ही उपलक्ष्य में 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1915 में ये आते हैं। अब यहां जब ये आए तो इनकी मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से और ये अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं किसको?
अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ये भी प्रश्न आपका आता है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इनको ये अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। इसके बाद में 1916 में इन्होंने गुजरात में ही साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की। और ये छात्रों वो दौर था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से 18। अब 1914 से 18 में जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश थे, उनको सेना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि भारत के जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेना में भर्ती करवाया जाए। तो गांधी जी का इंटेंशन इसके पीछे ये था कि जितनी हम अंग्रेज़ों की सहायता करेंगे विश्व युद्ध में, तो ये हमारे लिए कुछ न कुछ नया लेकर के आएंगे और ये हमारे हित के लिए काम करेंगे। तो गांधी जी ने बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती कराया, इसलिए भारतीय लोगों ने उनको संज्ञा दी भर्ती कराने वाला सार्जेंट। भर्ती कराने वाला सार्जेंट, ये संज्ञा भारतीयों ने उनको दी। तो यहां तक तो कोई भारत में कोई बड़ा काम राजनीतिक इनका हुआ नहीं। हालांकि राजनीतिक पृष्ठभूमि ये कहां से लेकर के आते हैं? दक्षिण अफ्रीका से ही। अब 1917 में सबसे पहली बार भारत में इनको आंदोलन करने का अवसर प्राप्त हुआ, जब बिहार के एक स्थानीय बिहार के एक स्थानीय जो नेता थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो वहां पर क्या है, 1917 में 3 कठिया जो पद्धति है वो चल रही थी, और वहां के जो किसान लोग थे वो इस अंग्रेजों की जो ये जुल्म था इससे बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। तो वहां का जो स्थानीय नेता था राजकुमार शुक्ल, उन्होंने महात्मा गांधी जी को निमंत्रण दिया और ये कहा कि आप आएं और इस दशा को यहाँ आकर के सुधारें और इस परिस्थिति से हमको निकालें। गांधी जी ने इस परिस्थिति को समझा, इस निमंत्रण को स्वीकार किया और वो यहाँ से जाते हैं चंपारण। तो इनका जो पहला चंपारण सत्याग्रह, तो भारत में इनका ये सबसे पहला सत्याग्रह रहा। सत्याग्रह का मतलब सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के, यानी कि झूठ नहीं बोलना है और हिंसा नहीं करनी है। तो पहला इनका जो भारत में जो सत्याग्रह रहा सबसे पहला, वो रहा चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और ये वहां के स्थानीय नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल। स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल के कहने पर ये वहां जाते हैं। और वहां पर जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, उन्होंने 3 कठिया पद्धति लागू की हुई थी। 3 कठिया पद्धति। अब ये 3 कठिया पद्धति क्या थी कि जैसे जमीन होती है 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे जो जमीन होगी, इसमें क्या है, नील की खेती पैदा करनी किसानों के लिए अनिवार्य थी। और इसके लिए भी जो ब्रिटिश लोग थे वो ये करते थे कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे जो जमीन है, उस जमीन में उसमें भी वो जमीन देखते थे 3 कट्ठे जो सबसे उपजाऊ पार्ट है उसी में वो नील की खेती करते थे। अब यहाँ के किसान लोग इससे इसलिए परेशान थे कि नील का जो पौधा होता है उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और वो एक बार ही फसल बोने पर जमीन को अनुपजाऊ कर देती है और वो जमीन लंबे अरसे तक के लिए बंजर रह जाती है। किसान लोग दुखी थे, तो महात्मा गांधी ने वहां जाकर के और चंपारण जो सत्याग्रह है इसको वहां चलाया और वहां जाकर के महात्मा गांधी जी को इस आंदोलन में सफलता प्राप्त हुई। सफलता प्राप्त कैसे हुई कि 3 कठिया जो पद्धति है इसको समाप्त कर दिया गया और कर हैं जो लगान वो घट कर के 25% रख दिए गए, यानी कि जो कर हैं वो भी घटा दिए गए। वो कितने रख दिए गए? 25%। तो ये गांधी जी को इसमें क्या है, सफलता मिली। सफलता मिली तो गांधी जी का मनोबल बढ़ा
और अब लोगों को यही देखने को मिल रहा था कि भारत की राजनीति में एक उगते हुए सितारे की भांति एक नया राजनेता भारत को मिलने जा रहा है। तो महात्मा गांधी जी का ये पहला सफल प्रयोग रहा 1917 में। 17 के बाद में 1918 में अहमदाबाद का मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में, ये इनका दूसरा आंदोलन था, मिल मजदूर आंदोलन। तो मिल के जो मजदूर थे अहमदाबाद में, उनके क्या है बोनस रोक दिए गए थे, तो वो लोग आंदोलन में उतर आए, वो विरोध में उतर आए। महात्मा गांधी जी भी उनके साथ आंदोलन में थे और पहली बार महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया 1918 में। आखिरकार इस आंदोलन में भी उनकी क्या है, गांधी जी को जीत हासिल हुई। इससे अगला इनका जो आंदोलन आया 1918 में ही, वो खेड़ा गुजरात में ही है, खेड़ा आंदोलन। और खेड़ा आंदोलन में इनके साथ महात्मा गांधी जी के साथ इस बार कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें इनके साथ थे इस आंदोलन में। तो इस तरह से क्रम से एक के बाद ये 3 आंदोलन यहां जीत गए। हालांकि ये छोटे मोटे आंदोलन थे 1918 तक। अब यहां पर बड़ा आंदोलन होने की क्या है के लिए यहां पर क्या है, आधार तैयार हो गया है बड़े आंदोलन के लिए। तो बड़ा आंदोलन यहां से आपका शुरू होता है। जैसे एक घटना घटी 1919 में, आपका रोलेट एक्ट आया। 1919 में जब रोलेट एक्ट आता है तो रोलेट एक्ट के बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1919 में ही एक और बड़ा आंदोलन शुरू होता है, खिलाफत आंदोलन। तो 1919 का ये चला आपका 1919 से लेकर के 22 तक, और असहयोग आंदोलन के साथ ही समाप्त हुआ कौन सा, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन आपका 1919 से 22 में चला। दरअसल इस आंदोलन का आधार ये था कि विश्व के जितने भी मुसलमान थे, इनका जो सबसे बड़ा नेता या इनका जो गुरु था वो तुर्की का खलीफा था। तो पद का नाम भी खलीफा था। तो ब्रिटिश सत्ता ने उनके साथ बहुत ज़्यादा अनैतिक व्यवहार किए। तो इससे संपूर्ण जो मुसलमान जाति है, ये सब लोग क्या थे, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो भारत में सबसे पहले खिलाफत आंदोलन की नींव अली बंधुओं ने रखी, और गांधी जी के इस अली बंधुओं ने नींव रखी। और इसमें क्या है, महात्मा गांधी जी के जुड़ने के पीछे तर्क ये था कि गांधी जी ये चाहते थे कि अगर हम मुसलमानों का इस आंदोलन में इस आंदोलन में अगर सहयोग करेंगे तो ये लोग भी हमारा अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारे आंदोलन होंगे तो उनमें भी ये हमारा साथ देंगे। इसलिए गांधी जी खिलाफत आंदोलन में इनके साथ हो गए। अब खिलाफत आंदोलन चल ही रहा था 1919 से 22, तो ये तो लगातार था। 1920 से लेकर के और 1922 ये एक बड़ा आंदोलन, भारत में एक सबसे बड़ा आंदोलन, क्योंकि ये तो छोटे मोटे क्या है विवाद थे। ये बड़ा आंदोलन था 1920 से 22 और इसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। इसका नाम था असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन में 2 साल चला, 1920 से 1922।